किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ एक बार फिर से हम आपके बीच हैं, बांस की खेती। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बांस की खेती की हम बात कर रहे हैं, क्यों किसान इस खेती को करे? क्या इससे कुछ वो अतिरिक्त लाभ कमा सकता है? जी हाँ, बांस की खेती अगर आप हाल के दिनों में देखेंगे तो इसकी बहुत चलन बढ़ गई है। और अगर भारत में बात करें, पहले तो हम नहीं बोलते थे 2016 से पहले, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा किसान अपने खेत पे बांस काटेगा, लगाएगा और आराम से काट सकता है और बिना किसी परमिट के कहीं भी बेच सकता है। तो ये जैसे कि हमारी कोई भी फसल है उसी की तरह का ये फसल है। लेकिन अन्य फसलों से फ़ायदा क्या है? देखिए, बांस का खेती में एक बार आपने लगा दिया, लगाने के बाद 3 साल आपको पालना पोसना होता है। 3 साल के बाद फिर उसके बाद जब उसमें अच्छा वाला बांस निकलता है तो चौथे साल या फिर 5वें साल से, चौथे साल जैसे कि आपको कोई टोकरी बनाने वाला इंडस्ट्री है या इस तरह का है और ब्रश बनता है या अगरबत्ती स्टिक बनती है, उसके लिए चौथे साल के अंत में। और अगर आपको फर्नीचर बनाना है, हट बनाना है, घर बनाना है, तो 5वें साल के अंत में आप काटना शुरू करेंगे और हर बांस जो नया निकलेगा वो फिर 3 साल के बाद काटेंगे। तो कहने का मतलब उसके बाद हर साल उसके बाद रेगुलर उसमें आय आपको होती रहेगी। और बांस के साथ सबसे अच्छी बात है, एक काटिएगा 2 नया निकलेगा। जी, पर उत्तराखंड की हम बात करें, क्योंकि यहाँ मैदानी भूभाग भी है, पर्वतीय भूभाग भी है, तो क्या पहाड़ों और मैदानों में दोनों जगह हम इसकी खेती कर सकते हैं? जी हाँ, आपने एक्चुअली बड़ी ही किसानों के लिए आपने बड़ी अच्छी बात की। सामान्य अगर स्टेट होता तो ये समस्या नहीं होती, यूपी में एक ही कहानी है जी। पर उत्तराखंड में क्या है कि देखिए, हमारे पास 3000-4000 मीटर पे आदमी लोग रहते हैं, मतलब और से लेके प्लेन में। तो हमारे पास सब इलाकों के लिए बांस है, विभिन्न तरह की बांस है। अब हम बात करें सबसे ऊपर में, तो ऊपर में हमारे पास बहुत ही अच्छे जितने रिंगाल श्रेणी के बांस होते हैं, जो होते तो पतले हैं, लेकिन अब उसमें एक होता है देव रिंगाल। देव रिंगाल जो मेरा अपना मानना है कि आने वाले फ्यूचर का, ये आज भी उसमें पूरी कैपेबिलिटी है कि पूरी केन इंडस्ट्री को ये रिप्लेस कर सकता है। मतलब उससे इतने अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं जितना केन से बनते हैं। और केन हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, हम इंडिया में अब ज़्यादा केन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी केन होना बंद हो गया है और ये उत्तराखंड में ऑटोमेटिकली होता है। फिर हमारे और ऊंचाई पे कई ऐसे बांस हैं जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, जहाँ और पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं और बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, तो ये हो सकता है। और फिर एक और बात है कि जो प्लेन के बांस है, क्योंकि आपने कहा अलग अलग, प्लेन में तो हमारे पास जो भी बांस हो सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले की दया से हमारे पास 2000 से 1800 मिलीमीटर की वर्षा होती है। तो इन इलाकों में हम कोई भी जो नॉर्थ ईस्ट में होने वाले काफ़ी प्रोडक्टिव बांस या अपने होने वाले यहाँ बांस है जो विभिन्न विभिन्न जातियाँ हैं, उसको हम लगा सकते हैं। जी, कई सारे प्रजातियों के बारे में आप बता रहे हैं कि इतनी तरह की प्रजातियां विकसित हैं, लेकिन क्या कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिनसे किसानों को ज़्यादा लाभ होगा? जी हाँ, जैसे कि जोग्राफिकली जो आपने क्वेश्चन किया था, यस, ऊपर में हमारे पास 4 तरह के रिंगाल हैं। अब चारों रिंगाल में अगर हम किसान से आर्थिक रूप से बात करें तो देव रिंगाल उसमें सर्वप्रमुख है। जो बहुत ही इस्तेमाल, मतलब आप अगर पुराने जमाने के लोग जो सुन रहे होंगे, किसान भाई हमारे, जानते हैं कि इससे छतों के लिए जो भीतर का वीविंग होता था, और टोकरी तो हम कहते ही हैं, बट आप उसका सोफा बना सकते हैं, आप उसका गमला बना सकते हैं, आप उसका घर बना सकते हैं। वो इतने अच्छे प्रकृति के और इतने बढ़िया बांस हैं और आर्थिक लाभ ले रहे हैं। खाली उसमें ट्रेनिंग और लोगों का लगाव और मार्केटिंग का इशू है, अदरवाइज ले रहे हैं। अब नीचे वाली बांस करें तो यस, तो हमारे पास कई तरह के बांस है, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे एक तो अपना होता है जो बांस नीचे और मध्यम क्षेत्र 1200 मीटर हाइट तक में, वो होता है हमारा न्यूटन्स। और हमारे पास होने वाला सोमदेवाई है। सोमदेवाई हम लोग बोलते हैं, मोटा बांस होता है, 3 से 4 इंच मोटाई तक जाता है, बहुत ही स्ट्रांग। ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों तक हो जाता है। फिर एकदम प्लेन में आप टुल्डा लगा सकते हैं, बालखुआ लगा सकते हैं। टुल्डा आज के डेट में जिसकी आर्थिक रूप से बहुत ही डिमांड है, बालखुआ का भी अपना डिमांड है, जैसे आपको घर बनाना है, कोई प्रॉप बनाना है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, बांस का इतना अभाव हो गया है कि उत्तराखंड में जैसे हमारे पास टमाटर बहुत अच्छा होता है जी, और टमाटर बहुत अच्छा होता है, टमाटर को लगाने के लिए, उसका क्लाइंबर लगाने के लिए हमको बांस ही नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट से मंगाते हैं, हम 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार के ट्रक से मंगा रहे हैं आजकल। अच्छा जी, तो इतनी सारी प्रजातियां हैं जिनका लाभ किसान उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा एक समस्या रहती है कि कहाँ से वो इसकी पौध प्राप्त करें। जी हाँ। क्या कुछ
सरकारी संस्थाएं हैं जहां से किसानों को पौध मिल सकती है? जी हाँ, मार्केट में इसमें बहुत ही लोग बेवकूफ़ भी बनाने की चेष्टा करते हैं, हो सकता है आपको सही नहीं दे सके। तो कुछ संस्थान हैं जो कि इसका देते हैं सप्लाई। तो एक तो हमारा FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको इसमें हम लोग मैदानी क्षेत्र के लिए भी बांस देते हैं। साथ में खिरसू में हमारा एक नर्सरी है। खिरसू में हम पहाड़ी क्षेत्रों के बांस जैसे रिंगाल प्रजाति के लिए उसके लिए देते हैं। फिर हमारे पास ऑलरेडी उत्तराखंड में उत्तराखंड बांस एवं रेशा विभाग है, जो कि इंदिरा नगर में इनका ऑफिस है। और इनकी भी नर्सरियां हैं। तो ये भी जो नर्सरियां हैं इनके द्वारा परिचालित नर्सरियां हैं, जहाँ पे आप एक उत्तम क्वालिटी का बांस ले सकते हैं, जिसमें आपको गारंटी होगा कि आपने टुल्ला लिया है तो टुल्ला ही लिया है, या ऐसा बांस लिया है जिसका बीज जल्दी से बनेगा नहीं। क्योंकि बांस में ना जब फ्लावरिंग होती है, बीज बन जाता है तो बांस सूख जाता है। जी जी। तो ये सब नर्सरियों में इन बातों का ध्यान रखा है। तो ये देहरादून में ही 2 उपलब्ध हैं। फिर अगर मान लिया हमारे जो किसान भाई हैं पंतनगर की तरफ के, अल्मोड़ा की तरफ के, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी है तो है वहाँ जी। और वो सप्लाई करते हैं। वो बड़े अच्छे उत्तम किस्म के बांस हैं। तो यहाँ पे काफ़ी उपलब्ध है बांस। अगर किसान भाई कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जी, अब नर्सरी हमारे पास है, पौध हमारे पास है, क्या रोपाई के समय कुछ सावधानियां हैं जिनका हमारे किसान साथियों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा? जरूर। देखिए, अभी तक में क्या था कि बांस हम घर के कहीं कोने में या जंगल में, खेत के कोने में लगा देते थे, क्योंकि हमारा उसका बहुत ही कम हमको पता था कि इस्तेमाल क्या होना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट और ऐसी जगहों में तो उनकी पूरी इकोनॉमी है, और पूरी दुनिया में अभी चीन अपने उत्पाद की क्वालिटी बढ़ा के कर रहा है। तो हाँ, हम जब भी अब उगाएंगे तो खेती की तरह उगाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए बांस अगर लगाना है, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो कोशिश करें कि आपका बांस लगाने की तैयारी जून के शुरुआती महीने में, जब बारिश शुरू नहीं होती है, 15 के बाद, यहाँ पे 15 जून के बाद बारिश होती है, तो उस समय गड्ढा पहले खोद लें। और हर गड्ढा जो लगाना है 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, यानी 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और आधा उसमें बाल्टी कम से कम उसमें कंपोस्ट, सड़ी गली खाद जो होती है, सड़ी गली। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट हम कहते हैं कि 5 मग, मतलब वो 5 किलो के आसपास, उसमें ये या उन दोनों में से एक डालिए। फिर अगर आप रासायनिक थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम DAP जो बोलते हैं, DAP हम शुरू में बोलते हैं लगभग 75 ग्राम उस गड्ढे में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद देखिए, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो बांस में बीमारी कम लगती है और या कीट कम लगता है, बट फिर भी अगर आप उगा रहे हैं तो आप शुरुआती में हम तकरीबन हर गड्ढे में 25 ग्राम के आसपास, अगर इस साइज़ की, जिस गड्ढे की, बढ़िया से मिलाएं। अगर नहीं होता है तो आपको फिर हम बोलते हैं कि 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से, मार्केट में उपलब्ध है, साफ है जो भी है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है कार्बेंडाजिम और बैंकोजेब का, उसको हम लोग प्रति लीटर 3 ग्राम की दर से कम 3-4 लीटर हम लोग उसमें डाल देते हैं। जी, अब थोड़ा सा किसानों के हित में उनकी आर्थिक लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम बांस के पौध को लगाते हैं तो कितना आर्थिक लाभ या कितना उत्पादन हमारे किसान साथियों को इससे मिलेगा? सही बात है, क्योंकि देखिए आर्थिक लाभ हमको नहीं होगा तो किसान कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लगाएं या नहीं लगाएं। तो यस, हम अभी तक में हमारा मानना है कि हम जब जिस तरीके से बताते हैं जी, FRI की तरफ से ऐसी जो बताई जाती है, तो कोई भी किसान प्रति एकड़ की दर से आराम से 70 से लेके 80 हज़ार तक ये, लेकिन ये उसको आय जो होगी 5वें साल से, चौथे साल भी शुरू हो सकती है, 5वें साल से शुरू हो जाएगी और वो बढ़ती जाती है। क्योंकि हर साल जो है बांस जितना बड़ा होता है उसके जो हैं, आपको जो कलम उसको बोलते हैं हम लोग, तना बोलते हैं, निकालते हैं जिसको काटते हैं, वो हर साल आपको निकलता जाएगा। तो उसके बाद प्रति एकड़ तो इतना है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका इनपुट जो लागत कॉस्ट है वो बहुत कम है बांस में। बांस में आपने अगर एक बार लगा दिया, पौधा लगाने के बाद देख रेख भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। साल में, शुरू के 2 साल में आप पानी दे देते हैं, थोड़ा बहुत खाद दे देते हैं, साल में गर्मियों में पानी देने की ज़रूरत है, बस, और कुछ बात नहीं। उसके बाद आपको खाली काटना है और बाकी चीज़ों से बचाव करनी है। जी, अब बांस की कटाई के बाद, क्योंकि उसके रख रखाव की भी समस्या किसानों के साथ रहती है, तो
उसका रख रखाव किस तरह से करें और कहाँ पर किसानों को आसानी से इसका बाजार मिल सकता है और अच्छा दाम हमारे किसान साथी को मिल सकता जी हाँ, बांस में बहुत ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इसके रख रखाव, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट बांस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि बांस को जब भी काटे, देखिए पहले आपको पता करना होता है कि कहाँ बेचना है। जी। अगर कोई स्टिक इंडस्ट्री, जैसे देहरादून में स्टिक से रिलेटेड, जैसे अगरबत्ती स्टिक, टूथपिक, बहुत सारे स्टिक्स बन रहे हैं, आपको चॉप स्टिक्स देहरादून में ही हैं। या फिर आप अगर सप्लाई करना चाहते हैं ब्रश का हैंडल, यहाँ पे दोनों फैक्ट्रीज हैं जो बनाती हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करेंगे। वो 2 साल पुराना बांस, यानी लगा और लगने के 1 साल के बाद पूरा हो जाता है, फिर उसके जो दूसरे साल के बाद 2 साल के बाद वाला लेते हैं। और अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आप 3 साल के बाद वाला, या आपको कंस्ट्रक्शन में लेना है तो उसको आप लगाते हैं। तो अब रख रखाव आपने पूछा कि कैसे करें, यस उसको काटते हैं हम लोग। हमेशा काटने का टाइम जो होता है वो गर्मियों के आसपास का होता है, बरसात को छोड़ के हम किसी समय काट सकते हैं बांस को, केवल बरसात में हम नहीं उसको डिस्टर्ब करते हैं। और उसके बाद हम उसको काट के हम हमेशा उसको ज़मीन में कभी नहीं रखते हैं बांस को। आपको बांस रखना है तो 2-4 ईंट रख के उसके ऊपर में रखें, ज़मीन के टच में मत रखिए। अगर आपको ये इंडस्ट्री में जाना है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, अगर ये दूसरी इंडस्ट्री है जैसे कि जिस टोकरी बनाने वाली इंडस्ट्री ले जा रही है, इस तरह की ले जा रही है, या स्टिक ले जा रही है, तो वो तो बड़ा सिंपल है, आप उसको सीधे काटेंगे, उसको हल्का सा करेंगे और तुरंत बेच देंगे। लेकिन जो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप इसको लगा के छाया में थोड़े से सुखाएंगे। अगर आपके पास पानी का स्रोत उपलब्ध है, बहता हो या, तो आप क्या करते हैं, काट के बांस को पानी में डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें जितने भी उपलब्ध उसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, चीनी विनी जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो कम हो जाता है। तो उससे कीट जो है उस पर नहीं आता है। तो इसके जो बने हुए उत्पाद होते हैं बहुत ही लॉन्जिविटी के होते हैं। साथ में एफआरआई में हमने ना प्रिजर्वेशन की टेक्निक बनाई हुई है। इतनी अच्छी टेक्निक है कि हमने 1955 में इसमें एक ऑफिस बनाया हुआ है और अभी भी वो बहुत अच्छा चलते हैं। 67 साल हो गए, वो ऑफिस मस्त चल रहा है। अच्छा। तो कहने का मतलब आप शुरू में फार्मर के फील्ड में ही हम लोग बता देते हैं कि कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करें, तो हम उसका उपचार करते हैं, तो उसकी वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी हो जाती है। जी, तरह तरह के उत्पाद बांस से बनाए जा रहे हैं। अब आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी कि वहाँ पर किसान इसको बेच सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्वयं किसान इससे उत्पाद तैयार करना चाहे तो क्या ये संभव है? बहुत, आपने इसलिए बोला, मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत हूँ। मेरे खुद का भी मान्यता रहता है कि किसान को खुद के ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए। जी। उससे क्या होता है, जो हमारा आय दोगुना है ना, वैल्यू एडिशन में मूल्य वृद्धि 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। हम एफआरआई में ही सिखाते हैं क्या फर्नीचर कैसे बनाएं। आपको मैं बता देता हूँ कि 50,000 की मशीन हमको लाग के टोटल मशीन की लागत है, जिसमें 4 आदमी लगातार काम करता है। अच्छा। आप उसे स्टूल बनाइए, उसे मेज बनाइए। मेरे घर में आप आएंगे तो मेरे घर में स्टूल, मेज, खाने की कुर्सी, रहने का पलंग, हमने सब, और एफआरआई में हमने एक पूरा गेस्ट हाउस का कमरा ही बनाया हुआ है जो बांस के उत्पादों से ही भरा हुआ है। जी। तो जब हो सकता हो और उसमें लागत कॉस्ट इतनी कम है और बनाना इतना आसान है, तो क्यों ना बनाएं और हम बेचें, क्योंकि हमको अपने घरों में लगाना तो है। और बांस तो प्रीमियम प्रोडक्ट है। जी। बांस आज के डेट में देखिए, लकड़ी का तो हर आदमी बेच रहा है। अब बांस का तो नॉर्थ ईस्ट से आएगा तभी तो बिकेगा ना। और हम वो बनाने के लिए सब तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग में कोई भी अपना काम शुरू कर सकता है। तो एफआरआई के माध्यम से हमारे किसान साथी प्रशिक्षण ले सकते हैं। एफआरआई है, फिर हम साथ में यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठते हैं। तो ये सब जो हैं, और बैम्बू बोर्ड है, तो ये सब डिफरेंट अलग अलग तरह के जो विभिन्न तरह की ट्रेनिंग कराते हैं। और हमको सीधे भी कांटेक्ट करते हैं अगर एफआरआई में, तो हम उनको बहुत हेल्प करते हैं। और चूँकि बांस अगर होगा तो मूल्य वृद्धि भी होगी, उत्पाद भी बनेगा। जी, तो वन अनुसंधान संस्थान की ही बात करते हैं अब कि ट्रेनिंग तो किसानों को वो करा ही रहा है, इसके अलावा और किस तरह से वो सहायता किसानों को प्रदान करता है? देखिए, हम सबसे पहला काम करते हैं कि हमारा काम तो शिक्षा ही देना ज़्यादा है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम उन्नत किस्म के बांस के विकास कर रहे हैं। जी। तो हम पहली तो वो उपलब्धता करा देते हैं। साथ में हमको उससे होने वाले, जैसे भी कोई भी खेती होगा तो खेती के लिए हम सुझाव बताते हैं। आपको मैं इतना बता दूं कि हमारे सुझाव का अमल करके अगर कोई करता है, तो अगर उसकी उत्पादन 40 से 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, तो हम उसकी उत्पादन क्षमता 70 से 80,000, एक्चुअली मैं कम करके बता रहा हूँ, जी। हम उसको 90,000 तक भी पहुँचा सकते हैं प्रति वर्ष।
तो ये हमारे पास पूरी तकनीक उपलब्ध है। फिर जो वैल्यू एडिशन का बात बताया, फिर हम ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। आर्थिक रूप से सहायता हम नहीं करते हैं, लेकिन हम तब करते हैं कि अगर हम कोई हमारे पास शोध प्रोजेक्ट आता है तो हम किसानों से कांटेक्ट करते हैं, उनके खेत में ही लगवा देते हैं। तो उसमें हम पौधों की लागत और थोड़ी देख रेख का खर्चा हम वो उठा लेते हैं। जी, तो बहुत सारे फ़ायदे लेकर ये बांस हमारे किसान साथियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहा है। बस थोड़ा सा किसानों को इसके बारे में सोचना होगा, इसकी खेती करनी होगी। अब कार्यक्रम में चलते चलते डॉक्टर साहब, कोई महत्वपूर्ण संदेश आप हमारे किसान साथियों तक पहुंचाना चाहें? जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसानों को, भाई साहब आप लोग क्लस्टर अप्रोच अपनाएं। और क्लस्टर अप्रोच एक आदमी ना लगा के कम से कम उस पूरे इलाके में 25 से 30 एकड़ अगर लगाते हैं तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री या उसके देख रेख या सपोर्ट सिस्टम आप कर सकते हैं। और उसको जो भी काम करें, आप अच्छी जगह से पौधा लगाएं और अच्छे तरह का पौधा लगाएं। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमारे यहाँ जो FM है, हमारे यहाँ किसान के प्रोग्राम इतना मेहनत करते हैं सही जानकारी के लिए। कृपया इनको सुने, देखें और इनसे संबंधित सुझाव जो भी वैज्ञानिक बताते हैं उसका पालन करें। जी बिल्कुल, और प्रशिक्षण जब हमारे पास होगा तो हम बड़ी आसानी से किसी भी काम को कर पाएंगे। तो डॉक्टर अजय ठाकुर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे किसान साथियों को बांस की खेती के बारे में दी। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्ते।